दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए स्पेशली हिंदी लेकर आया हूँ, जिसके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया हूँ और जो आने वाली परीक्षा में भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको ये बताएगा कि परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो एसएससी जीडी के लिए ही नहीं और भी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी टीआरई 4 है, सक्षमता परीक्षा है, सीटेट है, आदि के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी के लिए देखना मत भूलिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि आशा से बहुत अधिक इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। मतलब कह रहा है कि वाक्यांश के एक शब्द बताना है कि आशा से बहुत अधिक है तो कौन सा होगा। वांछित होगा कि आशातीत होगा कि इच्छित होगा कि प्रतीक्षित होगा। बताइएगा आप लोग। आशा से बहुत अधिक इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द जो हो जाएगा आशातीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा, आशातीत। समझ में आ गया होगा। दूसरा सही विकल्प हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 में सवाल पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, देखना ना भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य है रघु ने निकिता को मिठाई दी। दूसरा है मैं बचपन में वहाँ जाता था। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। और चौथा है बैल और बकरी घास चरते हैं। देखिए, पहला है रघु ने निकिता को मिठाई दी, ये वाक्य बिल्कुल सही है। दूसरा है मैं बचपन में वहाँ जाता था, ये भी बिल्कुल वाक्य सही है। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये सवाल बिल्कुल गलत है। और चौथा है बैल और बकरी घास चरते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो तीसरा जवाब है ये गलत है। इसका सही वाक्य हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं लिख सकते हैं या कह सकते हैं। लिख सकते हैं या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों शब्दों से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द होगा। राम कुशल कारीगर है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुशल। राम कुशल कारीगर है। पहला ऑप्शन है चंचल होगा कि भवन होगा कि निपुण होगा कि अलग होगा। कुशल का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है या निपुण है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निपुण। मतलब जो भी काम करता है उसमें पूर्ण रूप से क्या है, निपुण है, अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा सवाल है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन जाएगा आप तक जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधित शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
पहला वाक्य है उसे यहाँ आने के लिए बता दो, दूसरा है उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, तीसरा है उसे यहाँ आने के लिए कह दो, चौथा है उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। देखिए, उसे यहाँ आने के लिए बता दो, ये सवाल गलत है, वाक्य गलत है। दूसरा है उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है, उसे यहाँ आने के लिए कह दो। चौथा है उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, ये भी गलत बात है, सूचना को थोड़ा दिया जाता है, उसे यहाँ आने के लिए कह दो। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे सवाल। अगला है निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन कीजिए। लिखा है किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ जुड़ा रहना, जुड़ा रहना। अगला क्वेश्चन जो है किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ जुड़ा रहना, इसका मतलब ये है कि कौन सा ऑप्शन जो है मुहावरा सही होगा। मक्खी मारना का मतलब होता है बिल्कुल बेकार समय को बिताना, उसे कहते हैं मक्खी मारना। मतलब कोई काम आपके पास नहीं है, इंसान खाली मुई मक्खी मार रहा है, उसे कहते हैं मक्खी मारना, मतलब बेफजूल का कार्य करना। दूसरा है राई का पहाड़ बनाना, मतलब कही हुई छोटी बात को बड़ी बात बना देना, उसे कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन है रकीब का फकीर होना, यही बिल्कुल आपका विकल्प सही होगा। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ जुड़े रहना, मतलब रकीब का फकीर होना। जैसे आपके घरों में जो भी आपके पुराने ज़माने से काम चल रहा होगा वो भी आज चल रहा होगा, मतलब उसी रकीब पे, जैसे दादी आपकी चल रही हैं उसी पर आपकी मम्मी भी चलेंगी, उसी पर आपकी श्रीमती जी भी चलेंगी, उसी को कहते हैं रकीब का फकीर होना, एक ही लाइन पे चलना। और पहला है सेखी बखावना, मतलब सेखी बखावने का मतलब ये होता है अपनी प्रशंसा करना, मतलब आपने कुछ अच्छा काम करिए अपने आप बखान कर रहे हैं, उसे कहते हैं सेखी बखावना, अपनी प्रशंसा करना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह सही शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। जो कथा है, ये क्या कथा यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसी बात को सेटिस्फाई करने की बात कर रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। गाथा तो नहीं हो सकता, ये भी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी नहीं, कहानी भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत होती है। क्या हो कहावत होती है? जिसकी लाठी है उसी की भैंस हो जाएगी। कथा ना हो करके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कहावत। ये पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस। समझ में आ गया? ये होती है कहावत। अगर ये क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, एक से एक अच्छा मसाला हम देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा?
लिखा है कागजी घोड़े दौड़ाना। पहला ऑप्शन है पढ़ाई लिखाई करना, दूसरा है अत्यधिक प्रयास करना, तीसरा है बहुत पढ़ना लिखना, और चौथा बिना मतलब का काम करना। एक बात आप लोग जान लीजिएगा, लिखा मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ाना। कहने का मतलब ये है कि कागजी घोड़े का मतलब होता है बिना मतलब का कार्य कर रहे हैं आप। पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल सही है, न हटा दीजिए इसको। अत्यधिक प्रयास करना ये भी हटा दीजिए, बहुत पढ़ना लिखना ये भी हटा दीजिए। बिना मतलब का काम करना मतलब कागजी घोड़े दौड़ाना। ऑप्शन नंबर का चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, अंगूठे का एक बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारा भी दिल खुश हो जाए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, 9 से 4:30 स्कूल करता हूँ, उसके पश्चात जो है आप लोगों को कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। मेहनत लगती है तो मैं मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी करना होता है, उसके बाद क्लास देना होता है, तो टाइम लगता है क्लास देने के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिएगा अंत तक। अगला क्वेश्चन है कि जो अंडे से जन्म लेता है, निम्न वाक्य में रेखांकित के लिए एक शब्द होगा। बताइएगा आप लोग, जो अंडे से जन्म लेता है, मलयज होगा कि अत्यज होगा कि जलज होगा कि अंडज होगा। देखिए, जिसका जन्म अंडे से होता है मलयज नहीं होगा, ऑप्शन पहला काट दीजिए। दूसरा अत्यज भी नहीं होगा। तीसरा जलज जो होता है, जिसका जन्म जल में हुआ हो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो अंडज हो जाएगा, उसका कहने का मतलब उसका जन्म जो है अंडे से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जिसको लगाना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए, दुर्लभ होगा कि दुसाध्य होगा कि दुर्लाघ्य होगा कि दुर्दम्य होगा। बताइएगा आप लोग, जिसको लगाना कठिन हो उसके लिए दुर्लभ तो नहीं होता है, दुसाध्य भी नहीं होगा, दुर्दम्य भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा दुर्लाघ्य जो हो जाएगा, जिसको लगाना कठिन होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है मुझे उठा नहीं जाता, इस में कौन सा वाच्य है। बताइएगा आप लोग कैसा वाच्य। देखिए, वाच्यों की संख्या हिंदी भाषा में 3 बतलाई गई है। पहला होता है कृतिवाच्य, कृतिवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ये बात होती है। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में इन दोनों की मिक्सअप होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो मुझे उठा नहीं जाता, ये जो हो जाएगा उसका कृतिवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य भी नहीं होगा। उसका क्या हो जाएगा, उसका जो हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, परीक्षाओं में देख के जाइएगा, आपको देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है।
देखिए उस व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में 4 बतलाई गई है, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? तारब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। तारब्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा और हा। तो कौन सा ऊष्म व्यंजन इसमें हो जाए? घा नहीं होगा, पहला काट दीजिए। धा भी नहीं होगा, या भी नहीं होगा, सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? पहला है सौ, दूसरा ताव, तीसरा रा और चौथा सौ। तो बताइएगा आप कौन सा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या जो है 4 बतलाई गई है। कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला, या, वा, रा। ये जो है 4 अंतस्थ व्यंजन हिंदी भाषा में हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा जो रा है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, प्लीज देखना ना भूलिएगा। अगर ये क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है कि जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, बताने का प्रयास कीजिएगा गुरुजी कि जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों का त्यों इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें तत्सम कहेंगे कि तद्भव कहेंगे कि देशज कहेंगे, विदेशज कहेंगे? देखिए जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में इस्तेमाल किए जाएं उन्हें हम लोग कहेंगे तत्सम शब्द। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। जैसे कहा जाए अक्ष, तो अक्ष माने क्या होता है? आँख। क्या होता है? आँख। समझ में आ गया होगा। ऐसे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। और याद रखिएगा आप लोग, जो तत्सम का हिंदी वर्जन जो हो जाता है वो तद्भव कहलाता है। तो और देशज शब्द जो अपने ही देश में जन्मा है, जैसे लोटा हुआ, टट्टी हुआ, ये सब देशज शब्द हैं। और विदेशज शब्द जैसे रिक्शा हुआ, कैंची हुआ, ये सब क्या है? विदेशज शब्द हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए हिंदी भाषा में 6 समास बतलाए गए हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसमें से ऐसा कौन सा समास है जिसमें उपसर्ग देखने को मिलेगा? वो है अव्ययभाव समास। कारक चिन्ह जिसमें इस्तेमाल होते हैं तत्पुरुष समास होता है। जिसमें एक अन्य पुरुष प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास हो जाता है। जो संख्यावाची हो जाएगा द्विगु हो जाएगा।
जिसमें विशेषण विशेष्य का बोध होता है कर्म धाराएं हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो यथाशक्ति मतलब यथा उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसे पकड़िए इस क्वेश्चनवा को, यथा उपसर्ग लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये अव्ययू भाव समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अव्ययू भाव समास के अंतर्गत इसकी गणना की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है माता पिता में कौन सा समास है। ये जो माता पिता है इसके दोनों जो हैं पद प्रधान हैं। समझ में आ गया, दोनों पद प्रधान हुए। और जहाँ पे आपको डैश देखने को मिल जाए तो इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा द्वंद्व समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जलज शब्द कैसा है। पहला रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इन तीनों को समझने का प्रयास करिएगा। जिसके सार्थक खंड ना हो उन्हें कहते हैं रूढ़, जैसे पशु, घर, ऐसे शब्द जो हैं जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें हम लोग कहेंगे रूढ़। जिनके सार्थक खंड हो जाएं उन्हें कहेंगे पाठशाला जिसे कहा जाए, उन्हें हम लोग कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। पाठशाला, विद्यालय, ऐसे शब्दों को हम लोग यौगिक कहेंगे। जो योगरूढ़ होता है वो सदैव बहुब्री का एग्जाम्पल होगा, मतलब बहुब्री समास उसमें देखने को मिलेगा। जैसे लिखा है जलज, क्या लिखा है, जलज। तो जिसका जन्म जल में हुआ हो अर्थात कमल, क्या हो जाएगा, जिसका जन्म जल में हुआ हो वो हो जाएगा जलज। क्या हो जाएगा, जलज अर्थात कमल। तो वो जो हो जाएगा, यहाँ बहुब्री समास देखने को मिलेगा। और जहाँ आपको बहुब्री देखने को मिल जाए वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। ये क्वेश्चन इस सेशन का अंतिम सवाल होगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। पहला है अरबी भाषा का है कि फारसी भाषा का है कि जापानी भाषा का है कि तुर्की भाषा का। सब बताइएगा आप लोग, रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार आयोग ने इस पर सवाल बनाया है कि जो रिक्शा है वो जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जोश और उमंग के साथ क्लास से जुड़े भी रहिएगा, तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज की विदाई। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।